प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत की विदेश नीति चैप्टर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री कौन थे? तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वे भारत के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पंडित नेहरू के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना। ऑप्शन सी है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ऊपर के तीनों उद्देश्य पंडित नेहरू की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने सन डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किए थे। तो पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च अप्रैल 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किए थे। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, पंचशील समझौता डैश देशों के बीच हुआ? बच्चों, सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है। पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत। पंच मीन्स 5 और शील का मतलब होता है सिद्धांत। भारत और चीन के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पंचशील समझौता कब हुआ? तो बच्चों, पंचशील समझौता हुआ है 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। बच्चों, पंचशील में 5 सिद्धांत आते हैं, आप उनके बारे में जान लें। तो पंचशील का पहला सिद्धांत है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, यानी कि भारत और चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। और 2 नंबर पे है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। 3 में है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। और 4 नंबर पे है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पंचशील का 5वां सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। यह है पंचशील। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के नेता डैश ने किए थे। बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचशील पर भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने साइन किए थे और उस समय चीन के किस नेता ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों, सही जवाब है ऑप्शन सी, चाउ एन लाई ने पंचशील पर चीन की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पंचशील पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं के नाम लिखें, तो भारत की तरफ से पंडित नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन बी है पंचशील सिद्धांत। ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच किन मुद्दों को लेकर विवाद हुआ था, जो 1962 में भारत चीन युद्ध का कारण बना? बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच किन किन मुद्दों को लेकर विवाद था, जिसके कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला ऑप्शन है तिब्बत पर चीन का कब्जा। ऑप्शन बी है सीमा विवाद। ऑप्शन सी है भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना। ये दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो 3 कारण दिए गए हैं 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होने के, कटु संबंध होने के कारण है ये। और इन्हीं कारणों से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था।
चीन को लगा कि भारत ने उसके दुश्मन दलाई लामा को शरण दिया हुआ है, अपने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। 1950 में 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उस समय भारत मौन रहा, हालांकि बाद में भारत ने इसका विरोध किया। उसके बाद चीन ने कहना शुरू किया कि भारत और चीन के बीच सीमा सही नहीं है, जबकि भारत का कहना था कि 1914 शिमला समझौता जो हुआ था उसके तहत जो सीमा बनी है उसको भारत मानता था, सही मानता था, और चीन उसे स्वीकार नहीं करता। तो सीमा विवाद भी हो गया। तो इन्हीं 3 कारणों के चलते भारत पर चीन ने 1962 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ और कब पड़ी? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडोंग सम्मेलन 1955। वांडोंग इंडोनेशिया का एक शहर है और गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देशों के नेता उस शहर में मिले थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो ऑप्शन सी इज राइट, वांडोंग सम्मेलन 1955। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बेलग्रेड। 1961 में गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ। बेलग्रेड यूगोस्लाविया का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों भारत और तिब्बत। यानी अब तिब्बत पर चीन का कब्जा है तो इसे भारत और चीन भी कह सकते हैं। बच्चों 1914 यानी कि 1914 में यह सीमा रेखा बनी है, मैकमोहन रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा का नाम है? तो बच्चों भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा का नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, मैंने अभी कहा कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और अब मैंने अभी कह रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भी है। तो भारत और तिब्बत के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, चूँकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है और चीन तिब्बत के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी भारत का पड़ोसी है, भारत से सटा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच सीमा रेखा है। तो तिब्बत के अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं उनके बीच की जो रेखा है उसका नाम है LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो बच्चों सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन माने जाते हैं? भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का वर्णन है? तो बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16। सन डैश में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो बच्चों सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है 1960 में, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? तो बच्चों सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता की भूमिका विश्व बैंक ने निभाई। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता हैं? तो बच्चों सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता भारतीय होंगे और पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता है। तो पंडित नेहरू और अयूब खां ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत सिंधु नदी को पाकिस्तान की नदी घोषित कर दिया गया
और सिंधु नदी के जल के 80% हिस्से को पाकिस्तान को और 20% जल को भारत को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? तो बच्चों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो बच्चों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। यह एक शांति समझौता था जो 1965 के युद्ध के बाद हुआ। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी और यह जगह उस समय सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं के नाम हैं। तो बच्चों, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं के नाम हैं, आप बताएं। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किस देश ने निभाई थी? तो बच्चों, इसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो बच्चों, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ है 1971 में अगस्त के महीने में। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ है 2 जुलाई 1972 को। यह भी एक शांति समझौता था जो 1971 के युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, यहाँ के लगा लें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी नेता थे। उन नेताओं के नाम पूछे गए हैं जिन्होंने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, बांग्लादेश का उदय भारत पाकिस्तान युद्ध डैश के उपरांत हुआ? तो राइट आंसर 1971। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के उपरांत बांग्लादेश का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों, इस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज राइट। बच्चों, इसके बारे में कुछ सुन लें। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 जगह बनाए गए थे, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ओके, पूर्वी पाकिस्तान की जनता 1971 में पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रही थी क्योंकि उसके नेता को जेल में डाल दिया गया था, जबकि उन्हें बहुमत प्राप्त था। इलेक्शन में उनकी सीटें अधिक थी, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसलिए उनके समर्थक, उनके अनुयायी आंदोलन कर रहे थे पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ। पश्चिम पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान ने सैनिक भेजकर उस निर्दोष पब्लिक को, निर्दोष जनता को परेशान किया, उन पर अत्याचार किए। इससे परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तान की जनता भारत की तरफ भागने लगी, शरण लेने लगी, यानी कि अवैध प्रवास होने लगा। भारत ने मना किया कि ऐसा नहीं होने दें, तो पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से आर्थिक और सैनिक सहयोग मांगा। भारत ने अपने सैनिकों को भेजा जिसको नाम दिया गया मुक्ति संग्राम या मुक्ति वाहिनी सेना। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के उपरांत पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया और एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? बच्चों, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं जुलाई 2006 में।
कुछ बच्चे 2008 भी कहने की कोशिश करेंगे जो सत्य नहीं है। 2006 में हस्ताक्षर हो गए थे और 2008 में आगे की कार्रवाई हो रही थी, ठीक है, जब वामपंथियों ने यूपीए सरकार यूपीए 1 से समर्थन ले लिया था, ठीक है। तो उस समय हस्ताक्षर नहीं, उसके पहले हो गए थे 2006 में, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौता 2006 पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति डैश ने हस्ताक्षर किए। तो बच्चों 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश जूनियर। ऑप्शन सी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। चीन के स्वतंत्रता के बाद वहाँ की प्रथम कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? तो बच्चों सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत ने मान्यता दिया था। क्वेश्चन नंबर 32। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत कब हुई? आप ऐसा कहें कि कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत कब हुई तो एक ही बात है, 1990 का दशक यानी कि 1992 में शुरुआत हुई द्विपक्षीय संबंधों की या कूटनीतिक संबंधों की। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज किस देश की परमाणु नीति है? तो यह भारत की परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब है भारत किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला पहले नहीं करेगा जब तक कि दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमला ना कर दे, ठीक है। यानी कि भारत जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला करेगा। लेकिन वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है इस पर स्थितियों के अनुकूल जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो बच्चों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया है 18 मई 1974 को पोखरण में। इसे पोखरण फर्स्ट भी कहते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इस कार्यक्रम को, इस अभियान को ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से असत्य वाक्य को पहचानें। जो इनकरेक्ट है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, गुटनिरपेक्ष होने के कारण भारत शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से सहायता हासिल कर सका। यह सत्य है, यानी कि यह हमारा उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि 1968 पर हस्ताक्षर नहीं किया था। यह भी सत्य है, यह भी हमारा उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी है, शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाक संबंधों पर भी पड़ा। यह भी सत्य है, यानी कि यह भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी है, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम था। बच्चों यह असत्य है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि हमें असत्य की पहचान करनी है और यह असत्य है। लेकिन ऑप्शन डी को शुद्ध करना हो, करेक्ट करना हो, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है, इसके जगह हम सोवियत संघ कर देंगे तो यह सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अभिकथन है और कारण है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 का विरोध किया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। कारण है, यह संधि सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देती थी। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण सेकेंड 11 और 13 डैश को किया। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। 11 और 13 में 1998 को भारत ने पोखरण सेकेंड किया, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत प्रधानमंत्री डैश के समय हुई। तो हमने अभी बात की थी पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी इज राइट।
पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1992 में भारत इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना सन डैश में हुई। 1992 में हुई। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने सन डैश में भारत से शरण मांगी। 1959। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 और व्यापक परमाणु परीक्षण संधि यानी कि CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जैसी भेदभावपूर्ण डैश संधियों का विरोध करता है। यानी कि ये जो संधि थी NPT और CTBT किस प्रकार की संधि थी ये पूछा गया है। तो शांति संधि तो ये नहीं थे, हाँ ये परमाणु संधि थे। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने सदैव किस वाद का विरोध किया है। बच्चों वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है। ऑप्शन ए है साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी है उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी है नौ उपनिवेशवाद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट। भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का और नौ उपनिवेशवाद का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पंडित नेहरू की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ऑप्शन बी इज राइट। गुटनिरपेक्षता पंडित नेहरू की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिकी गुट के साथ अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। बच्चों इस प्रश्न को समझिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल यह चाहते थे कि भारत अमेरिका के प्रति नज़दीकी बढ़ाए, अमेरिका से दोस्ती बढ़ाए। गुटनिरपेक्षता सही नीति नहीं है और पूंजीवाद की तरफ बढ़े। वे समाजवाद के खिलाफ थे, प्राइवेटेशन की तरफ उनका ध्यान था। तो वे लोग चाहते थे कि भारत अमेरिका के नज़दीक आए, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र भी था और भारत में भी लोकतंत्र था, लेकिन भारतीय व्यवस्था समाजवादी थी। पूरी तरह समाजवादी नहीं थी, लेकिन समाजवाद की तरफ झुकाव था और विपक्षी चाहते थे कि भारत पूंजीवाद की तरफ बढ़े, यानी अमेरिकी नीतियों को फॉलो करे। तो वे चाहते थे कि अमेरिका से दोस्ती बढ़े। तो ऑप्शन ए राइट होगा, अमेरिकी गुट लोकतंत्र का हिमायती था और ऑप्शन बी है अमेरिकी गुट पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन देता था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को फिर से देख लें और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अमेरिकी गुट लोकतंत्र का हिमायती था और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता था, इसलिए कुछ राजनीतिक दल चाहते थे कि भारत सोवियत की अपेक्षा या समाजवाद की अपेक्षा अमेरिका यानी कि पूंजीवादी गुट तरफ बढ़े, अमेरिका से दोस्ती रखे। ठीक है, जैसे स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम किस देश से संबंधित है। तो बच्चों यह श्रीलंका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन है भारतीय शांति सेना IPKF यानी कि इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। IPKF का विस्तार लिखें तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स लिख सकते हैं। श्रीलंका कब गई। तो बच्चों भारतीय शांति सेना यानी कि IPKF श्रीलंका गई है 1987 में। बच्चों आप इस समय कुछ बातों को सुन लें। भारत और श्रीलंका के बीच कुछ घटनाएं हुई, उसको सुने। भारत के तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग रहते हैं, वे श्रीलंका में काम करने गए थे। उस समय जब श्रीलंका गुलाम था। श्रीलंका 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है। श्रीलंका की आज़ादी के बाद भी भारतीय मूल के तमिल लोग वहीं रह गए, जबकि श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली होते हैं, उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा है, वे बहुसंख्यक हैं। तो श्रीलंका की आज़ादी के बाद तमिल लोग भी चाहते थे
कि श्रीलंका ही उनका अपना देश है, जो कि वर्षों से रहते आ रहे हैं, और उनके साथ भी उसी तरह के व्यवहार किए जाएं जैसे सिंहलियों के साथ होते हैं। यानी कि सिंहलियों से बराबरी चाहते थे नागरिकता में, अधिकार में, रोजगार में, नौकरियों में, ठीक है। लेकिन सिंहली समुदाय के लोग तमिलों को बाहरी समझते थे, तमिलों के साथ भेदभाव होता था। तमिलों का नरसंहार भी हुआ है 1950 के दशक में। तमिलों ने अपने नागरिकता संबंधी अधिकार एवं अन्य अधिकारों की मांग उठाई। जब सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, तो तमिलों ने 1976 में LTTE का गठन किया, LTTE, ठीक है। इसके बाद ये विद्रोही बन गए, ठीक है, और 1983 में ये आतंकवादी जैसी गतिविधियों में भाग लेने लगे। कई देशों ने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, संधि हुई, जिसमें IPKF यानी कि भारतीय शांति सेना वहाँ गई, क्योंकि श्रीलंका में अब तक गृह युद्ध जैसे माहौल हो गए थे। और ये LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के लोग श्रीलंका के एक हिस्से को, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी छोर पर है, जफाना द्वीप को श्रीलंका से अलग करने की मांग करने लगे, ताकि वहाँ तमिल अपना एक देश बना सके। इलम का मतलब देश होता है, ठीक है। तो इसलिए शांति सेना वहाँ गई थी, लेकिन शांति सेना वहाँ कुछ खास नहीं कर पाई और दलदल में फंस गई। यानी कि तमिल सोचते थे कि हमारे मूल देश की सेना आई है हमें मारने, और सिंहली समझते थे कि तमिल भी भारतीय मूल के हैं और ये सैनिक भी भारतीय मूल के हैं। इसलिए भारतीय सैनिकों को दोनों तरफ से, यानी कि तमिलों की तरफ से भी और सिंहलियों की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिला, और अंततः शांति सेना वापस आ गई। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत की शांति सेना श्रीलंका से वापस कब लौट गई? तो बच्चों, भारत की शांति सेना श्रीलंका से 1989 में वापस लौटी, अकॉर्डिंग टू NCERT। इस सेना को 1987 से 1990 तक के लिए भेजा गया था, लेकिन 1989 में ही इन्हें वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, मुक्ति संग्राम सेना, मुक्ति वाहिनी सेना किस देश की स्वतंत्रता में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बच्चों, मुक्ति संग्राम सेना बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, पाकिस्तान ने भारत के गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में कब हमला किया था? तो यह हमला किया था 1965 में, अप्रैल के महीने में, और सितंबर के महीने में इसी साल कश्मीर तरफ। इसलिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र देश कौन था? तो बच्चों, शीत युद्ध के दौरान भारत का मित्र देश था सोवियत संघ, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, भारत चीन युद्ध 1962 में भारत की पराजय का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण क्या था बच्चों? पहला ऑप्शन है भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, ऑप्शन बी है भारत की सैन्य शक्ति कमज़ोर थी, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आप देख लें, 1992 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए हैं, 25 वर्ष इसमें ऐड कर लें, 2017 आएगा, ऑप्शन सी इज राइट। 25 वर्ष पूरे होने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे देश में आना जाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि दोस्ती और बढ़ने लगी है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के विषय हैं। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद के विषय भी हैं और कुछ सहमति के विषय भी हैं, लेकिन इस प्रश्न में विवाद के विषय पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है चकमा शरणार्थियों की समस्या, ऑप्शन बी है अवैध प्रवासन को लेकर विवाद है, और ऑप्शन सी है नदी जल बंटवारे की समस्या, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जैसी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन है प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशी संबंध अति आवश्यक होते हैं। कारण बताया गया है
उस राष्ट्र की स्वतंत्रता विदेशी संबंधों पर ही निर्भर रहती है। सही बात है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट LBA किन देशों के बीच भूमि समझौता है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन नंबर 100 100वां संशोधन के द्वारा LBA किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार में LBA यानी कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ, और गांवों की अदला बदली करके सीमा रेखा को सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। श्रीलंका में जातीय संघर्ष की समस्या भारतीय मूल के डैश और श्रीलंका के मूल निवासी डैश के बीच देखने को मिला। तो हमने अभी इसकी बात की है बच्चों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलों और सिंगलियों, है ना। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष की समस्या भारतीय मूल के तमिल और श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली के बीच देखने को मिला। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारत ने परमाणु शक्ति बनने का निर्णय क्यों लिया? ऑप्शन ए है क्योंकि वह विश्व को यह बता सके कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को प्रयोग में लाने की क्षमता है। ठीक है। और ऑप्शन बी है चीन पहले से परमाणु शक्ति संपन्न था, इसलिए इस क्षेत्र में, यहाँ लिख लेंगे, इस क्षेत्र में संतुलन लाना जरूरी था। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या सही है? सही पूछा गया है। ऑप्शन ए देखें, नो फर्स्ट यूज, अर्थात भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। ऑप्शन बी है भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता है। ऑप्शन सी है भारत ने मई 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। भारत के परमाणु नीति के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है भारत की परमाणु नीति शांति उन्मुख है, बिल्कुल सही है, यानी कि यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी है समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण मोदी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रथम प्रयोग नहीं, नीति की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप की जा सकती है। यह भी सत्य कथन है, हमारा उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी है भारत कभी भी परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है, यह असत्य है, यानी कि जो असत्य है वही हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि असत्य की पहचान करने को कहा गया है। और ऑप्शन डी है भारत ने NPT 1968 और CTBT 1996 पर हस्ताक्षर नहीं किया है, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि असत्य है और यहाँ असत्य की पहचान करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, 60 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन में है 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना ने भारत नेपाल संबंधों को मजबूती प्रदान की। और कारण बताया गया है नेपाल ने अपने नए मानचित्र में काला पानी को नेपाल के अभिन्न अंग के रूप में रेखांकित किया है, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में कटुता आई है। तो बच्चों अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो क्लास में 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो क्लास में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपका।